नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आई क्वांटा में। मेरा नाम है सुविधि और आप देख रहे हैं आज की ताज़ा खबरें फ्रॉम द इंडियन एक्सप्रेस। तारीख है 13 मई और दिन है शुक्रवार का। चलिए चलते हैं आज की कोट की तरफ। एनी टाइम यू सी अ टर्टल अप ऑन द टॉप ऑफ अ फेंस पोस्ट, यू नो ही हैड सम हेल्प। कहने का मतलब है कि यहाँ पर इस प्रकार से एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे एकदम ही कोई अम, मूर्ख सा व्यक्ति हो और उसको आप एक बहुत ही ऊंचे जगह पर देख लो जहां पर वो कभी भी बिलोंग नहीं कर सकता हो, तो डेफिनेटली उसे वहां पर पहुंचाने के लिए कुछ जैक लगा है। एक टॉन्टिंग सा एक प्रकार का था ये कोट, रिटन बाय एलेक्स हैले। चलिए चलते हैं आज के एडिटोरियल्स की तरफ। पहले एडिटोरियल है व्हेन प्राइसेस पिंच। यहाँ बात चल रही है इन्फ्लेशन की। जिस प्रकार से अभी फोर्थ जो है इस ईयर का इन्फ्लेशन, रिटेल इन्फ्लेशन आया है जो 7.8% पर आया है। तो 7.8% इज वे टू हाई। हमें पता है कि आरबीआई को 4 प्लस माइनस 2 के अंदर इन्फ्लेशन को रखना होता है, और अगर 8% पे आ रहा है 7.8 अप्रैल में, जो इस बार एनएसओ ने दिया है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ने, तो ये काफी ज्यादा है। लगातार चौथे महीने जो है, जो बाउंड है कि कितना होना चाहिए इन्फ्लेशन, उससे ज्यादा आया है। अब देखा जाए तो किस प्रकार से इन्फ्लेशनरी प्रेशर बढ़ा है, इसका सबसे बड़ा कारण है एक तो फूड इन्फ्लेशन। ठीक है, फूड इन्फ्लेशन जो है, कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स, ये 8.38% पर जा चुका है अप्रैल में। 7.68% था मार्च में। तो मार्च से भी बढ़ा है और इन जनरल भी बढ़ा है। सबसे ज्यादा प्राइस राइज देखा गया वेजिटेबल, सीरियल, ऑयल, फैट्स में। अब देखा जाए तो फूड फ्यूल प्राइस दोनों ही एक्सेसिव हैं जो हमारा बेस लाइन है उससे। ठीक है, लेकिन सिर्फ फूड इन्फ्लेशन सोर्स ऑफ कंसर्न नहीं है, जबकि जो कोर इन्फ्लेशन है, फ्यूल वगैरह, ये सब भी काफी ज्यादा बढ़ गए, ऑलमोस्ट 7% पर आ गए हैं। क्लोथिंग, फुटवेयर, हाउस होल्ड गुड्स, सर्विसेज, पर्सनल केयर प्रोडक्ट, सारी चीजों में इन्फ्लेशन और प्राइस एलिवेशन देखने को मिला है। कहने का मतलब है कि समझ आ रहा है कि जो प्रोड्यूसर्स हैं वो प्राइस राइज जो है कंज्यूमर को पास ऑन कर रहे हैं, मतलब कंज्यूमर अल्टीमेटली हैव टू पे ऑल दैट प्राइस। और इक्वली वरिंग बात ये भी है कि जो कोर इन्फ्लेशन है वो एलिवेटेड अभी रहने वाला है सर्विस सेगमेंट्स में भी। ठीक है, तो इन्फ्लेशन को टैकल करने के लिए, जैसे हमें पता है कि मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी जो है, उन्होंने 40 बेसिस पॉइंट जो है रेपो रेट बढ़ाया था और 50 बेसिस पॉइंट सीआरआर बढ़ाया था पिछले महीने ही। एक सडन एब्रप्ट मीटिंग जो आरबीआई की उन्होंने रखी थी इन द इनिशियल मंथ ऑफ मे, इन द इनिशियल डेज ऑफ मे, जब उनकी मीटिंग होनी में थी। लेकिन ये एक्सेस लिक्विडिटी को तो ड्रेन ऑफ कर लेगा, लेकिन जो ऑफ साइकिल मेजर्स हैं वो इंडिकेट करते हैं कि किस प्रकार से मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी जो है, उन्होंने अंडर एस्टिमेट किया था जो इन्फ्लेशन प्रेशर चल रहा था इकोनॉमी पे उसको पहले। अब जो कमिटी है वो अभी भी स्पेल आउट करने वाली है व्यूज को पॉलिसी टाइटनिंग पर और दूसरी चीजों पर, लेकिन ये अभी काफी बार होने वाला है। जैसे कि जो हमारा कोविड आया था उसके पहले 40 और 70 बेसिस पॉइंट पहले रेपो रेट जो है उसको बढ़ाया गया था, कम किया गया था। तो अब 40 बेसिस पॉइंट तो बढ़ा दिया है, 75 और बढ़ाएंगे तब जाकर तो प्री पैंडेमिक लेवल पर आएगा वो। तो जो टर्मिनल रेट है जिस पर हमें इंटरेस्ट मिलेगा वो भी काफी जिस पर हमें लोन मिलेगा वो भी काफी ज्यादा बढ़ने वाला है। इसके पास वाला आर्टिकल रिटन बाय जहांगीर आजिज, ये भी ऑलमोस्ट यही सब बताता है कि किस प्रकार से जो सारी चीजें हमें आरबीआई पे नहीं छोड़ देना चाहिए। जो इन्फ्लेशन हो रहा है, इनफैक्ट गवर्नमेंट को इस पर ध्यान देने की जरूरत है कि किस प्रकार से जो है जो स्कीम्स हैं जिसके अंदर पैसा जा रहा होता है, कैश फ्लो हो रहा होता है, उन सबको थोड़ा सा कर्व करें इन ऑर्डर टू कर्व द इन्फ्लेशन एज वेल। नेक्स्ट आर्टिकल, वाई सेडिशन लॉ मस्ट गो, रिटन बाय डी राजा। इसमें ये कहते हैं कि किस प्रकार से जो सेडिशन लॉ है, जो कॉलोनियल गवर्नमेंट, कॉलोनियल गवर्नेंस को बताता था, वो अभी तक भी इंडिपेंडेंस के 75 इयर्स के बाद भी अभी तक नहीं जा पाया है इंडियन पीनल कोड से। जो आर्टिकल 124 ए ऑफ आईपीसी है वो सिडिशन के लिए किसी भी व्यक्ति को बुक कर सकता है। अब जवाहरलाल नेहरू ने भी काफी क्रिटिसाइज किया था, लेकिन ये लॉ जा नहीं पाया। और देखा जाए तो अभी
जो डी राजा है उन्होंने पार्लियामेंट में, राज्यसभा में ये एक बिल भी पास किया था, बिल भी टेबल किया था एक्चुअली, कि ये लॉ हटना चाहिए, ऑल दो वोटिंग में नहीं जा पाया। जब ये बात है 2011 की, जब सरकार किसकी हुआ करती थी, यूपीए की, तो बताना चाह रही कि ऐसा नहीं कि वो सिर्फ बीजेपी या किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी या आइडियोलॉजी को टारगेट कर रहे हैं, लेकिन इस बात में भी कोई दो राय नहीं है कि बीजेपी की सरकार के अंदर बहुत ज्यादा सिडिशन लॉ का यूज होने लगा है, टू एनी ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट, एडवोकेसी ग्रुप, टू पॉलिटिशियन, टू गवर्नमेंट स्टैंड के अगेंस्ट जो भी रहता है, उन सबको जो है एंटी सिडिशन मतलब सिडिशन लॉ के अंतर्गत बुक कर लेते हैं। एनसीआरबी के डेटा को अगर देखा जाए, जो क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का डेटा है, तो 156 सिडिशन केसेस जो हैं 2017 में पेंडिंग थे, जिसमें से सिर्फ 27 एडिशन केसेस की हियरिंग हो पाई। तो मतलब काफी सारे साल ऐसा रहते हैं कि जो पेंडेंसी रेट होता है ना, 90% से भी ऊपर रहता है, केसेस जो है आगे जा ही नहीं पाते हैं। ठीक है, तो ये जो है सिडिशन लो को, इट्स अ नीड ऑफ टाइम कि इसे हटा दिया जाए, क्योंकि डेमोक्रेसी को बहुत ज्यादा हर्ट कर रहा है। नेक्स्ट आर्टिकल है काठमांडू इज नॉट कोलंबो, रिटन बाय शंकर पी शर्मा, हु इज एन एम्बेसडर फ्रॉम नेपाल टू इंडिया। देखिए, अब शंकर शर्मा जी कहते हैं कि जिस प्रकार से अभी बहुत लोग कहने लग जा रहे हैं कि श्रीलंका और नेपाल की हालत जो है एकदम एक जैसी हो गई पैंडेमिक के बाद, दोनों में बहुत ज्यादा क्राइसिस आ गया इकोनॉमीज में, तो अब ये अपनी कंट्री को डिफेंड करना चाह रहे हैं, बोल रहे हैं कि किस प्रकार से नेपाल जो है वो कोलंबो की तरह नहीं है। अब देखते हैं इनके व्यूज। ये कहते हैं कि देखो, जो श्रीलंका है उन्होंने तो इकोनॉमिक क्राइसिस को बहुत ज्यादा अपना बढ़ा लिया है, उनकी इकोनॉमी बहुत ज्यादा हर्ट है। पहली चीज तो ये, क्योंकि उनकी इकोनॉमी डिपेंडेंट थी टूरिज्म पर, टूरिज्म पूरा चला गया है पैंडेमिक की वजह से। सेकंड, जो फॉल्टी इकोनॉमिक पॉलिसीज थी बाय राजपक्षे फैमिली, उसकी वजह से बहुत ज्यादा हिट किया। तीसरी चीज जो है वो है वहां का जो फॉरेक्स था काफी कम हो गया, क्योंकि जो इम्पोर्ट था बहुत ज्यादा बढ़ गया था कंट्री के अंदर। तो ये जो सारी चीजें हैं ये हमारी कंट्री में नहीं हो रही, और हमारी कंट्री इतना हिट भी नहीं कर रही है। तो नेपाल और काठमांडू को नेपाल और कोलंबो को एक साथ देखना बहुत ही गलत होगा। और फिर क्योंकि वो नेपाल के एम्बेसडर इंडिया में है, तो थोड़ी इंडिया की भी तारीफ की है साथ में, चलिए देखते हैं पूरा। पहली चीज तो ये कि नेपाल की जो एस्टिमेटेड ग्रोथ थी वो करंट फिस्कल में 5.8% थी, और ये रिवाइटलाइज हुई है राइजिंग इकोनॉमिक एक्टिविटीज की वजह से पैंडेमिक के बाद। और जो साउथ एशिया की मैक्सिमम कंट्रीज है उनसे काफी बेहतर किया है नेपाल ने अपने आप को रिवाइव करने के लिए। फिर ये कहते हैं कि नेपाल का जो एक्सटर्नल सेक्टर है, करंट अकाउंट डेफिसिट डेफिनेटली हमारा जो है काफी ज्यादा बढ़ गया है, 3.5 से 9.5% ऑफ जीडीपी पे, लेकिन जो ट्रेड डेफिसिट है और फॉरेक्स कम हुए हैं उन्होंने एडवर्सली अफेक्ट किया इकोनॉमी को। लेकिन हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं वो काफी ज्यादा बढ़े और इम्पोर्ट्स हमारे कम हुए हैं। ठीक है, तो डेफिसिट जो है 23% कम हुआ है 2021 में। क्यों? क्योंकि एम्प्लॉयमेंट जो है वापस से जनरेट हुआ है, जो माइग्रेंट वर्कर्स है उनके लिए भी, और जो एक्सपोर्ट की अर्निंग है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, वो सब भी इम्प्रूव हुई है, जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी का ग्रोथ रेट बढ़ा है और वापस से फॉरेक्स भी बढ़ रहे हैं। दूसरा, नेपाल जो है रिस्की जोन में तो आ गया है। 2020-21 में करंट अकाउंट डेफिसिट जो था वो काफी ज्यादा बढ़ गया था, क्योंकि इम्पोर्ट्स बढ़ गए थे और टूरिज्म में लॉस हुआ था। लेकिन ऐसा नहीं कि हम कोलंबो जितने खराब हमारी हालत हो गई हो, वहां का तो मतलब जीडीपी का 4.9% जो है टूरिज्म से आता है, हमारे सिर्फ 2.2% आता है। तो टूरिज्म ने पहली बात तो इतना हिट नहीं लिया है। दूसरी चीज, जो बैलेंस ऑफ पेमेंट और फॉरेक्स रिजर्व होता है उस पर थोड़ा सा हर्ट हुआ है अभी नेपाल को, क्योंकि 8 मंथ जो थे पैंडेमिक के अभी 2021-22 के, वो नेपाल के लिए काफी ज्यादा खतरनाक साबित हुए थे, और इम्पोर्ट्स जो है ऑलमोस्ट 39% बढ़ गया था। ऑल दो एट द सेम टाइम 83% हमारे यहाँ का एक्सपोर्ट भी बढ़ा था, बट स्टिल ये जो 83% इंक्रीज इन एक्सपोर्ट था, ये ट्रेड डेफिसिट से को इसने इंक्रीज ही किया, क्योंकि एक्सपोर्ट से कई गुना ज्यादा इंपोर्ट हुए हैं ऑफ लग्जरी गुड्स। हमने क्या कुछ किया है, हमने 50 to 100% मार्जिन रख लिया है लग्जरी गुड्स के लाने पर। उसके अलावा हमने जो है फॉरेक्स रिजर्व को बढ़ाने के लिए
एक्सपोर्ट इंक्रीज करने पर ध्यान दिया है। उसके बाद नेपाल के जो लोन है, अनलाइक कोलंबो, बहुत ज्यादा सॉफ्ट लोन्स है और उनकी जो रीपेमेंट की साइकिल है वो भी काफी लंबी और इजी साइकिल है, तो हमें उसकी भी दिक्कत नहीं है। उसके बाद हमारी इकोनॉमी भी वापस काफी ज्यादा अच्छी तरीके से आगे बढ़ रही है। लॉन्ग टर्म सोल्यूशन ये, और हमारे पास एक बहुत ही ज्यादा बड़ी ग्रोइंग रोबस्ट और मिडिल क्लास इकोनॉमी है, लाइक इंडिया, जहां पर से हमारा फ्री ट्रेड होता है, एक ओपन बॉर्डर सी है, जिसकी वजह से हमें कोई ऐसी दिक्कत भी नहीं है। हमारा काफी अच्छा चैनल है, सोशो कल्चरल इकोनॉमिकल पॉलिटिकल टाइज है इंडिया के साथ, काफी मीनिंगफुल पार्टनरशिप और अपकमिंग डेज में आने वाली है टू डीपन अवर इकोनॉमिक पार्टनरशिप एंड लॉन्ग स्टैंडिंग फ्रेंडशिप। तो ये जो सारी बातें हैं, ये शंकर शर्मा जी कहते हैं नेपाल के बारे में कि हमें भाई कोलंबो से बिल्कुल भी आप कंपेयर मत कीजिए, हमारी हालत बहुत बेहतर है और जितनी नहीं है वो भी सुधर जाएगी। वी आर टेकिंग इनॉर्मस स्टेप्स एंड इन द राइट डायरेक्शन। नेक्स्ट आर्टिकल है मैसेज फ्रॉम अनदर नरेंद्र, रिटन बाय अधीर रंजन चौधरी, हु इज ऑल्सो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टी। तो ये कहते हैं कि किस प्रकार से जो अभी एक लहर सी आ गई है, जो अपने आप को सेल्फ प्रोक्लेम सेंट्स और गुरुज वगैरह जो हैं, वो एक रिलीजन के बेसिस पर डिवाइड करना चाह रहे हैं। दे आर नॉट एट ऑल विलिंग टू कम फॉरवर्ड कि एक दूसरे के साथ आए और रिलीजन को पीछे छोड़ें और एक ग्लोबल हम जो है सर्वधर्म संपन्न और वसुधैव कुटुंबकम वाली एक कम्युनिटी बनाए इंडिया को, जो एक प्रकार का बीजेपी आने के बाद से, क्योंकि ये कांग्रेस के एमपी है तो बीजेपी की थोड़ी बुराई ज्यादा ही करेंगे, लेकिन इन जनरल उन्होंने थोड़े फैक्ट्स एंड फिगर्स भी दिए कि किस प्रकार से अभी जो ये बुलडोजर वाली इकोनॉमी आई है, बुलडोजर मामा, बुलडोजर बाबा, बुलडोजर चाचा, की जो अगर मुस्लिम्स हैं तो उनके घरों को बुलडोजर से हटा दो। सेल्फ प्रोक्लेम गुरु जो है, अभी ये वाराणसी में एक हिंदू या धर्म सभा हुई थी, जिसके अंदर किस प्रकार से ओपनली बहुत ज्यादा अब्यूजिव चीजें कही गई मुस्लिम लोगों के बारे में, उनकी विमेन के बारे में, उनके रिलीजन के बारे में। फिर उसके बाद जो है किस प्रकार से हिजाब हलाल और इन सब पर कंट्रोवर्सी होती है। जो बड़े बड़े एलिट इंस्टीट्यूशन है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जेएनयू कैंपस, वहां पर नॉनवेज फूड, इतनी छोटी सी बात पर इतने बड़े झगड़े हो जाते हैं। तो ये जो इंटॉलरेंस बढ़ती जा रही है, और जो बड़े पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसर जो होते हैं, उनका जो काम होता है कि इन चीजों को पैसिफाई करें, एक एक प्रकार का सौहार्द लेकर आए सारे सेक्शन ऑफ सोसाइटी के बीच में, वो नहीं किया जा पा रहा है। इनफैक्ट इसको और ज्यादा वाइडन करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि जो बेस है भारतीय जनता पार्टी का, जो वोट बेस है वो हिंदू है, और उन्हें हिंदूज को अपीज करना जरूरी है। और हिंदूज को अपीज करने के लिए उन्हें ये नहीं लगता कि हिंदूज की ये जो है उसी की कैपेसिटी को बढ़ाया जाए, उसी की क्षमता बढ़ाई जाए, कि किस प्रकार से हिंदू अच्छे हैं वो बताया जाए, रादर देन वो बताते हैं कि किस प्रकार से मुस्लिम बुरे हैं। मतलब दूसरों को बुरा बता दो ताकि खुद अच्छे दिखाई दे पाए। तो कहने का मतलब है कि बहुत ही ज्यादा कंसर्न की बात हो गई, जो ऐसे फेस्टिवल्स है जो हार्मनी को प्रमोट करते हैं, रामनवमी, हनुमान जयंती, उनको अब यूज किया जा रहा है वायलेंस सेटअप करने के लिए। और एक और बड़ा इसमें रोल प्ले करते हैं व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स। व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स जो होते हैं वो बहुत अग्रेसिवली पहली बात तो स्प्रेड करते हैं, और फायर को भी स्प्रेड करते हैं कि किस प्रकार से जो फॉल्स प्रोपोगेंडा है व्हाट्सएप पे चलाया जाता है फॉरवर्ड्स के थ्रू, लैक्स ऑफ पीपल के पास जाता है और फिर उनका माइंडसेट वैसा ही बनाता है। ठीक है, मॉस्क में लाउड स्पीकर की कंट्रोवर्सी या नमाज कंट्रोवर्सी गुड़गांव में जो हुई थी उस पर बात की जाए, या फिर जो मुस्लिम वेंडर्स हैं वो हिंदू टेम्पल्स के बाहर नहीं रहेंगे, तो ये जो सारी चीजें बता रही है किस प्रकार से डिसकंटेंट जो है देश में बढ़ चुका है, और जो डिफरेंट कम्युनिटीज हैं उनके बीच में बिल्कुल सौहार्द नहीं रहा। ये नरेंद्र नाथ दत्ता जी जो स्वामी विवेकानंद है उनसे जोड़कर इसलिए बताया गया है कि किस प्रकार से अगर उनकी फिलॉसफी को मानते हैं तो ये भी एक उन्हीं की फिलॉसफी थी। वही कहते थे कि अगर आप चाहोगे कि सारे लोग मिलकर एक एक रिलीजन फॉलो कर ले,
तो माय डियर फ्रेंड, आपसे ज्यादा गलत कोई भी नहीं हो सकता है, आपकी होप से ज्यादा गलत कोई भी नहीं हो सकता, इट्स एन इम्पॉसिबल होप। ठीक है, इससे ज्यादा बेहतर होगा, मतलब कहने का मतलब है, वो एग्जाम्पल दे रहे थे कि ऐसा नहीं हो सकता कि ये हिंदू देश बन जाए, जैसे कि पाकिस्तान जो इस्लामिक रिपब्लिक या जूइश रिपब्लिक इसराइल बना है। हम हिंदू रिपब्लिक नहीं है, हम सेक्युलर रिपब्लिक है, और सारे जो लोग हैं हिंदू नहीं बन सकते, सारे लोग क्रिश्चियन नहीं बन सकते, सारे लोग मुस्लिम नहीं बन सकते, हम सबको एक साथ मिलकर एक मल्टीकल्चरल सोसाइटी बनानी होगी। नीड ऑफ द आवर ये लोग एक साथ रहें। अब फ्री बैठे रहेंगे लोग तो यही सारी बातें चलेगी, जॉब, एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, हेल्थ, टेक्निकल ट्रेनिंग, वोकेशनल ट्रेनिंग, इनोवेशन, इंस्टीट्यूशनल एनवायरनमेंट, ये सारी चीजें अगर दी गई, लोगों के अंदर भी अपनी समझने की एक क्षमता आएगी और ये चीजें कम होगी। तो ये एक मैसेज था शिकागो से नरेंद्र नाथ जी का इन 1893, विच इज स्वामी विवेकानंद। Next is after ouster the pushback, the former prime minister Prime Minister Imran Khan's comeback bid can widen schism in a divided society. Schism. तो इसके अंदर जो एडिटर है वो कहते हैं कि किस प्रकार से जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को आउस्टर कर दिया गया था उनकी गवर्नमेंट से, तो वो अभी भी एक बहुत ज्यादा बड़ी जो मास है उसको इन्फ्लुएंस करते हैं। और वो अब उन्होंने ये नैरेटिव चला दिया कि किस प्रकार से मैं फ्री और इंडिपेंडेंट पाकिस्तान चाहता था, जस्ट लाइक इंडिया, उनकी जैसे वर्ल्ड स्टेज पर इमेज है, क्योंकि उन्होंने अपने देश को सबसे ऊपर रखा, अपने देश को बेच नहीं दिया दूसरों के हाथों या दूसरों के अंडर काम नहीं किया, जैसे पाकिस्तान यूएस के अंडर काम करने लग रहा है। मैं तो बस इससे छुड़ाना चाहता था और पाकिस्तान के इंटरनेशनल स्टेज पर एक अच्छी इमेज बनाना चाहता था। तो ये जो सारी चीजें हैं ये और ज्यादा पोलराइज, जो ऑलरेडी पोलराइज सोसाइटी उसको और पोलराइज करने का काम कर रही है और एक प्रकार से सिविल वॉर तक भड़का सकती है ये पाकिस्तान के अंदर। अब जो है उनका एक और नैरेटिव हो गया है कि ये जो इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है, जो शहबाज शरीफ जी की गवर्नमेंट है, इम्पोर्टेड गवर्नमेंट, उसमें कोई लेजिटिमेसी नहीं है, क्योंकि पहली बात तो वो जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड नहीं है, और दूसरी चीज जो है मिलिट्री का एक पपेट की तरह हो गया है। मिलिट्री जो लीडर्स हैं उनसे एक प्रकार का डायरेक्ट टकराव मोल ले लिया है पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर, एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जी ने, ये बोलकर कि पाकिस्तान मिलिट्री जो है वो सालों से और अभी भी हमेशा से देश को बेचना चाह रही है यूएस गवर्नमेंट के हाथों। मतलब कोई भी एक सोवरेन स्टेट नहीं है, मतलब स्टैंड नहीं है पाकिस्तान का ऑन द वर्ल्ड स्टेज। जैसे देखा जाए तो अफगानिस्तान के अंदर सोवियत्स को हटाने में यूएस की हेल्प की कि चलो अफगानिस्तान को फ्री करेंगे, और फिर यूएस के साथ मिलकर ही अफगानिस्तान के ऊपर रूल करने लगे। तो ये जो सारी चीजें हैं ये एक देश की सोवर्निटी को खराब करती हैं, और मैं इसी के अगेंस्ट लड़ना चाह रहा था, और देखिए मेरा क्या हाल हुआ है। तो इस प्रकार से और ज्यादा जो दो अलग अलग प्रकार की पॉलिटिकल बेस है वो बन गए, विच इज मैक्सिमम इज प्रो गवर्नमेंट एंड एंटी गवर्नमेंट, विच इज द पाकिस्तानी तहरीक इंसाफ, द प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, द एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान पार्टी। तो ये जो है एक न्यूज इन ट्रांजिशन रहेगी, देखने की बात होगी कि आगे क्या होता है पाकिस्तान के अंदर। तो ये थे आज के आर्टिकल्स। अगर आपको आज के आर्टिकल पसंद आए हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।